बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 27 किस्तें सुन चुके हैं और अब 28वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपने कमांडो मिशन की जानिब। दरअसल चारों एक तजवीज़ लेकर आपके पास आए हैं और मैं आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता था। जी फरमाइए, माइकल ने जल्दी से कहा। आपने आने वाले वक्त का तसव्वुर किया है मिस्टर माइकल? यकीनी तौर पर मुस्तकबिल आपके ज़हन में भी होगा। मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, रात की बात करता हूँ। क्या यहाँ रात नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी ना होगी? और उस वक्त हम सब और ये क्या करेंगे? हाँ, बेशक ये होलनाक मुसीबत सिर्फ चंद लम्हात नहीं बल्कि थोड़ी देर के बाद ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसका एक एक लम्हा नज़ा की घड़ी भी इख्तियार कर सकता है। बर्फानी सिलसिला को में इस हज़ारों फुट की बुलंदी पर रात का आलम होगा। उस तसव्वुर से ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है मिस्टर अली? क्या इस सिलसिले में आपके जहन में कोई तजवीज़ है? जी हाँ, तजवीज़ सिर्फ ये है कि जहाज़ के सामान को लाया जाए। क्या? माइकल और मैग उछल पड़े। जी हाँ, मैं इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश करता हूँ और ये खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा भी तो नहीं, वरना सुबह तक हम की लाशें अकड़ी हुई मिलेंगी। कम अज कम गर्म कपड़ों का इंतजाम तो होगा। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आप तनहा नहीं मास्टर, आपका दोस्त भी आपके साथ ही होगा, लोइस ने आगे बढ़कर कहा। माइकल और मैग अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। उनकी निगाहों में अकीदत और अपनाइयत के आसार थे। माइकल ने कहा, आफरीन है आपकी हिम्मत और जुर्रत पर। हम सब आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त है इन मुसाफिरों में से कुछ और को भी इस काम के लिए मुंतखब करो ताकि हमारी तादाद बढ़ जाए। रहने दे मिस्टर माइकल, अभी आप उस शख्स की बदतमीजी बर्दाश्त कर चुके हैं। मुमकिन है ये बहके हुए लोग हमारी इमदाद पर आमादा ना हो। मेरा ख्याल है हम खुद ही इस सिलसिले में कोशिश करते हैं। बेहतर है, मैं हाजिर हूँ, माइकल ने कहा। हम 6 अफराद आगे बढ़ गए। दोनों एयर होस्टेस भी हमारे पीछे पीछे तैयारे तक चली आईं। माइकल और मैग ने खुद भी अंदर जाने की फरमाइश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, मैं और लुइस तैयारे के अंदर जाकर कोशिश करके सबसे पहले तैयारे के अगले हिस्से को वजनी किए देते हैं और उसके बाद हम सामान नीचे फेंकना शुरू कर देंगे। मैं महसूस कर चुका था कि मैग और माइकल ज्यादा दलेर नहीं। वो हमारे साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सब कुछ करने पर आमादा हो गए थे, लेकिन उनके ज़हनों में खौफ की परछाइयां नमाया नजर आती थी। सबसे पहले लोइस ने मुझे सहारा दिया और मैं तैयारे की टूटी हुई खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा भी गैर महफूज था, चुनाचे मैंने खिड़की के रास्ते अंदर जाना मुनासिब समझा था। दफादार मुझे अंदरूनी हिस्से से खड़बड़ की आवाजें सुनाई दी। उनमें हल्की हल्की करा भी थी। 1-2 मिनट के बाद सामान के नीचे से एक इंसानी हेवला नमूदार हुआ जिसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था। वो खून से रंगा हुआ था, आंखों और रुखसारों पर खून जमकर स्याह पड़ गया था। लड़खड़ाते कदमों से वो आगे बढ़ रहा था। मैंने फुर्ती से उसे सहारा दिया और ऊंची आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो हिम्मत करो और तैयारे के दरवाजे से नीचे उतरने की कोशिश करो। लुइस, जरा इन साहब की मदद तो करना। लुइस ने आगे बढ़कर उस शख्स को संभाल लिया। नीचे माइकल, मैग, जैक्सन और फ्रेड मौजूद थे। उन्होंने उस शख्स को संभाला और इंतहाई एहतियात से उसे जमीन पर लिटा दिया। फिर जो भी गर्म कपड़े मिल सकते थे उनसे उसे ढक दिया। एक इंसानी जिंदगी को बचाने में हमें जो मुसर्रत हुई वो नाकाबिले बयान थी। इस काम से फारिग होकर एक बार फिर हम तैयारे के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। लुइस के मुंह से एक खौफजदा सी आवाज निकली, खुदा की पनाह, अंदर तो खून की नदियां बह रही हैं, हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। ये पिछली सीट पर 2 आदमी, ओह ये मर चुके हैं और ये सामान के नीचे दबे हुए हैं लोग। खुदा की पनाह, इससे ज्यादा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा। इस तरफ तवज्जो ना दो लुइस, अपना काम अंजाम दो। त्यारा किसी भी वक्त वादी में गिर सकता है। इससे पहले कि हम जो कुछ कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए, मैंने उससे कहा। लुइस की परेशानी पर पसीने के कतरे थे। अंदर के मनाजर ने उसे किसी कदर खौफजदा कर दिया था। खैर, हमने वजनी सामान धकेल कर त्यारे के अगले हिस्से में पहुंचाया और ये महसूस करके हमें मुसर्रत हुई कि त्यारे का हिलना रुक गया था। उसका अगला सिरा काफी वजनी हो गया था। अब सिर्फ ये खतरा था कि कहीं वो एक सिमत यानी बगली सिमत में फिसल ना पड़े। इस खतरे से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हम जल्दी से अपना काम अंजाम दें। चुनाचे लुइस तेज रफ्तारी से अपने काम में मसरूफ हो गया। मुसाफिरों के लिए तरतीब, सूटकेस और सफरी थैले तैयारे के अंदरूनी हिस्से में बंद और खुले पड़े हुए थे। हमने उन्हें समेट कर जिस हद तक मुमकिन हो सकता था काकपिट तक पहुंचाया और फिर टूटी फूटी विंड स्क्रीन से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। नीचे मौजूद आदमी उन्हें थामते गए।
खाली सूटकेस भी फेंके गए, खाने पीने का सामान भी और दूसरी तमाम चीजें भी। हम जरा पुरजोश हो गए थे और तवाज़ुन का ख्याल न रख सके थे। यकायक त्यारा जोर जोर से हिलने लगा। उसकी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्के थी कि हमें अपना जिंदा बचना नामुमकिन महसूस होने लगा। लुइस ने एकदम मेरा बाजू पकड़ लिया। चीफ जल्दी जल्दी निकलो, त्यारा गिरने ही वाला है, त्यारा गिर रहा है। चीफ मेरी आवाज सुन रहे हो? लुइस चीख रहा था। जल्दी करो, अपनी जान बचाओ, छलांग लगा दो। चलो चलो, पहले तुम। चीफ जल्दी प्लीज, देर ना करो। लुइस मुझे घसीटने लगा। उसी वक्त त्यारे की लरदश थम गई। लुइस ने सुकून का सांस लिया। मैं तो समझा था मास्टर अभी इसने इतना ही कहा था कि बाहर से माइकल की आवाज सुनाई दी। बस मिस्टर अली, बराए करम फौरन बाहर निकल आए, फौरन, बराए करम जल्दी करें। मैं त्यारे के तवाज़ुन में तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद हमने मजीद बहादुरी दिखाना मुनासिब नहीं समझा। पहले मैंने, फिर लुइस ने नीचे छलांग लगा दी। ये छलांग बर वक्त थी। त्यारे का अगला हिस्सा बुलंद होता जा रहा था। वो इस नोकीली चट्टान पर पीछे की सिमत सरकने लगा और फिर कलाबाजियां खाता हुआ हजारों फीट की गहराई में जा गिरा। उसके गिरने की आवाज देर तक पहाड़ों से टकरा टकरा कर गूंजती रही। हमने झुककर देखा, गहराइयों में एक वसी चट्टान पर त्यारे का मलबा नजर आ रहा था। गुबार के बादल उठ रहे थे, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर सर बफलक पहाड़ियों पर बर्फ को देखा और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। इन वीरानों से जिंदा सलामत निकल जाने की बज़ाहिर कोई तरकीब नहीं थी। बहरहाल इन कैफियत पर काबू पाना था। हम वहां से हटकर एक जगह आ बैठे। माइकल अब बहुत ज्यादा मुझे इज्जत और हैसियत देने लगा था। देर तक खामोशी तारी रही, फिर वो फीके अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, एक सवाल हम सब के ज़हनों में है, लेकिन अभी तक हम में से किसी ने इस सिलसिले में जबान नहीं खोली। मसलन जैक्सन सवाल कर बैठा, अब क्या होगा? मैग ने माइकल के दिल की बात कह दी। हाँ, इस वक्त ये सबसे पहला सवाल है। जो लोग जिंदा बच गए हैं उन्हें बहरहाल मर जाने के वक्त तक जिंदगी की जिद्दोजहद करनी होगी। किताबों और कहानियों में ऐसे वाकयात पढ़ लेना दूसरी बात है। अमली तौर पर हमें इन हालात का मुकाबला करना चाहिए। बेशुमार मसाइल अभी हमारे दरमियान आ खड़े होंगे, उनके लिए एक लाए अमल बनाना जरूरी है। मैंने कहा, ऐसी होलनाक कहानियों में मुख्तलिफ किरदार होते हैं, हमें उन किरदारों को ज़हन में रखना है। फ्रेड मुस्कुराकर बोला, बेशक हमें उनमें से एक एक किरदार का तजर्बा करना होगा। मसलन वो देखिए, माइकल ने एक तरफ इशारा करके कहा। वही शख्स जिसने माइकल के जबड़े पर घूंसा रसीद किया था उठकर सामान के पास जा रहा था। हम सब अपनी गुफ्तगू भूलकर उसे देखने लगे। उसने जहाज से फेंके हुए सामान के अंबार की तलाशी लेना शुरू कर दी, जो अभी उसी तरह पड़ा हुआ था। वो चीजें उठा उठा कर फेंकता जा रहा था और उसके होंठों से बुड़बुड़ाहटें निकल रही थी। फिर उसने 2 उम्दा कंबल, खुराक के बहुत से पैकेट और चंद दूसरी चीजें कब्जे में की और वापसी के लिए पलटा। अब उनमें से कोई चीज ख्वा वो उसकी मलकियत हो, उसका हक नहीं बनती है, ये सब लोगों में तकसीम होगी। माइकल ने कहा, मैं उसे ये बात समझा दूं मास्टर? लुइस ने मसरूर लहजे में कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया और खुद उठ खड़ा हुआ। ओह, अब वो वाकई सारी तफसीलात से आगाह हो जाएगा। अकब से लुइस की आवाज उभरी। मैं उस शख्स के करीब पहुंच गया था। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर उसके होंठ नफरत से सुकड़ गए। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? वो बोला, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ मिस्टर। किस नाम से मुखातिब करूंगा आपको? मैंने नर्म लहजे में कहा। उस काले सूअर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? पहले इस बात का जवाब दो। उसने लुइस की तरफ इशारा करके कहा, बस हम सब मुसाफिर हैं, मेरा इतना ही ताल्लुक आपसे है जितना उससे। मैंने बदसूर नर्म लहजे में कहा, यह ताल्लुक इस वक्त गहरी दोस्ती में बदल सकता है जब आज रात इस स्याह फाम के कत्ल में तुम मेरी मदद करो। बोलो, करोगे? उसने नफरत भरी निगाहों से लुइस और दूसरे लोगों को देखा। आपने अपना नाम नहीं बताया मिस्टर। मैंने कहा, एडलर। मेरे दोस्त मुझे एडलर कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर एडलर, और मजीद खुशी उस वक्त होगी जब आप ये सामान वापस उसी जगह रख देंगे। क्या मतलब? वो गर्राया। इस वीरान मकाम पर आप इतने सामान का क्या करेंगे? बेहतर ये होगा कि आप उसे उसकी जगह रख दें। गौर करें मिस्टर एडलर, अगर दूसरे लोग भी इस तरह अपनी पसंद का और जरूरत से ज्यादा सामान उठा लें तो क्या बहुत से लोग महरूम नहीं रह जाएंगे? सब जहन्नुम में जाएं, मुझे इससे कोई गरज नहीं। उसने नफरत भरे लहजे में कहा, इंसानियत के नाम पर मैं आपसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। बकवास मत करो। इस हजारों फुट बुलंद बर्फानी चोटी पर इंसानियत नहीं रहती। उसे आबादियों में तलाश करो, बशर्तिया के जिंदा किसी आबादी तक पहुंच सको। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैंने दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। ये सामान उसी जगह रख दे मिस्टर एडलर, बराए करम। ये तमाम लोगों की जरूरत के मुताबिक तकसीम होगा। मैं नहीं रखूंगा। वो गर्राया। तब मुझे मजबूरन आपकी एक टांग और एक हाथ तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको एक स्ट्रेचर फराहम कर देंगे। मैंने कहा और उसने सामान नीचे रख दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम में से हर शख्स एडलर को दबा लेगा? आओ, तुम्हारे बाद उस काले कुत्ते को भी देख लूंगा। वो दोनों हाथ फैलाकर बोला। उसके बाद इंतजार किए बगैर मुझ पर छलांग लगा दी।
उसकी और हमें देखने वाले दूसरों लोगों का भी ख्याल होगा कि मैं उसकी छलांग से बचने के लिए अपनी जगह छोड़ दूंगा। लेकिन मैं जंगो जदल का कोई नुमाइशी मुकाबला नहीं कर रहा था, बस इस मसले का हल करना चाहता था। इसलिए मैंने उसे दोनों हाथों पर रोका और घुमाकर उसकी गर्दन की रगें पकड़ ली। फिर एक जोरदार झटके से मैंने दोबारा उसे अपनी तरफ किया और दोनों खड़े हाथ उसके कानों के अकब में मारे। काफी था, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रही थी। वो अंधों की मानद खला में हाथ पांव मारने लगा और फिर उसी जगह जमीन पर ढेर हो गया। दूसरे लोग अभी तक इत्मीनान से दूर बैठे तमाशा देख रहे थे। दुबले पतले बदन के एक बूढ़े शख्स ने अपनी जगह छोड़ी और मेरे करीब पहुंच गया। मुझे ऑस्टिन कहते हैं। इन हालात के लिए कुछ तजावीज पेश करना चाहता हूँ, सुनना पसंद करोगे? जरूर मिस्टर ऑस्टिन, जरूर। बराए करम मेरे दोस्तों के दरमियान तशरीफ ले आइए। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जख्मी हूँ, सहारे के बगैर इतनी दूर नहीं चल सकता, उसने कहा और मैं उसे सहारा देकर वहां ले आया जहां वो सब बैठे हुए थे। लुत्फ आ गया मिस्टर अली, कितने शानदार किरदार यकजा हुए हैं। नंबर 1 आप, नंबर 2 मिस्टर लुइस जो बेहद दिलचस्प हैं, वो शख्स जो सिर्फ आपकी एक ज़र्ब में ढेर हो गया, और अब ये साहब। फ्रेड ने बूढ़े की तरफ इशारा करके कहा, हमारे बुजुर्ग मिस्टर ऑस्टिन जो इन हालात के लिए कुछ तजावीज़ पेश करने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने कहा, बराए करम तशरीफ रखिए, हम आपकी तजावीज़ को अहमियत देंगे। माइकल बोला। बूढ़ा ऑस्टिन मेरा सहारा लेकर बैठ गया। जिंदगी गुनागो हालात का मजमू है, ऑस्टिन ने आगाज किया। हर दी रूह की एक कहानी होती है जिसमें पीछ दर पीछ हालात के अलावा कुछ और नहीं होता। बस बाद हादसे ऐसे होते हैं कि इंसान बेबसी की आखिरी हदूद में पहुंच जाता है। इस वक्त हम भी एक ऐसी कैफियत से दो चार हैं, बहुत से इंसानी हमदर्दी से एक इंसान बन गए हैं, वरना दूसरों के लिए कौन तकलीफ उठा सकता है। ऐसी जगह पर हर इंसान को अपनी जिंदगी बचाना ही मुश्किल है, दूसरों को कौन देखे। इंसान अदल से ही इन जज्बों के सहारे जीता आया है। इस वक्त भी यही जज्बा दरकार है। मेरी राय है कि तुम एक कमेटी बना लो, उसका एक सरबराह मुंतखब कर लो, उसके बाद आइंदा के हालात देखकर जिंदगी की जिद्दोजहद करो। आपका ख्याल दुरुस्त है मिस्टर ऑस्टिन, इसका फैसला जल्द कर लिया जाएगा। जैक्सन ने कहा, मेरे ख्याल में हम उसके लिए मिस्टर ऑस्टिन ही का इंतखाब करते हैं। मैक बोला, अमली तौर पर मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सकूंगा, लेकिन तुम मुझे अपनी कारकर्दगी की ढाल जरूर बना सकते हो। ऑस्टिन ने कहा, इतना ही काफी है मिस्टर ऑस्टिन, फिलहाल तो हम लोगों को इब्तदाई काम करने हैं। आपको जिंदा बच जाने वालों की तादाद का अंदाजा है? 17 मर्द है, 19 औरतें और 14 बच्चे जिनकी मुख्तलिफ उम्रें हैं। ऑस्टिन ने जवाब दिया, वेरी गुड, आप गिनती कर चुके हैं। हाँ, और कोई काम नहीं था इस दौरान। बहरहाल बहुत बड़ी तादाद है, इन्हें संभालना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें मनमानी करने की इजाजत दे दी गई तो इनमें से आधे भी जिंदा नहीं बच सकेंगे। इब्तदाई तौर पर जो कुछ मुमकिन है कर लिया जाए, उसके बाद ये जाने और इनका काम। माइकल ने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, सच्ची बात थी, अगर यहाँ लीडरी की जाती तो इन लोगों को संभालने की क्या तरकीब हो सकती थी। ख्वाह मुखा ये लीडरी मुसीबत बन जाती। बहरहाल ये तय किया गया था कि इस वक्त जो लोग जख्मी हैं उनकी मरहम पट्टी कर दी जाए, लिबास और खुराक को उनमें तकसीम कर दिया जाए, उसके बाद जिसका जो दिल चाहे करे, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। ऑस्टिन की दरख्वास्त पर लोग बखुशी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। कपड़ों की धजियां फाड़ कर जख्मियों के जख्म कस दिए गए थे। इससे ज्यादा उनके लिए और क्या किया जा सकता था। मैंने खास तौर से उस शख्स को संभाला जो आखिर में जहाज से बरामद हुआ था। उस बेचारे का चेहरा शदीद जख्मी था, दाहिने शाने की हड्डी टूट गई थी, गालबन वो सामान के नीचे दबा हुआ था। जब हमने सामान उठाया तो उसे बाहर निकलने में मदद मिली थी। बहरहाल उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, इसलिए उससे इस बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। उसे भी शदीद जख्मियों के दरमियान शामिल कर दिया गया जिनके लिए नाकाबिले इस्तेमाल कम्बलों के स्ट्रेचर बनाए गए थे। दफातन माइकल ने कहा, मिस्टर अली, जहाज को इस तरफ लाते हुए मैंने लकड़ी के कैबिनों की एक कितार देखी थी। मेरे ख्याल में वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और रात होने से कबल हम उन कैबिनों तक पहुँच जाएं तो क्या हमें यकबस्ता रात की तबाहकारियों से पनाह नहीं मिल सकती? ओ मिस्टर मैग, क्या आपको वो कैबिन याद है? मैंने मैग से पूछा। हाँ, अच्छी तरह, और उन्हें यहाँ से दूर भी नहीं होना चाहिए। क्यों माइकल, आपको उनकी सिमत अच्छी तरह याद है? बदबख्त डायर इस बात पर मुसर था कि त्यारा उसी छोटी सी पट्टी पर उतारा जाए। मैंने इस इलाके के कई चक्कर लगाए थे, इसलिए मुझे इन कैबिनों की सिमत का अंदाजा है। माइकल ने जवाब दिया, तो फिर यूं किया जाए कि फौरी तौर पर चंद लोगों को उनकी तलाश में रवाना कर दिया जाए और बाकी लोग सफर की तैयारियां कर लें। मैं और फ्रेड उसके लिए तैयार हैं, जैक्सन ने पेशकश की। अगर आप इस पर आमादा हैं तो बराए करम इस ऊंट के कोहान की तरफ जाएं। मुमकिन है उस बुलंदी पर पहुंचकर ही आपको कैबिनों की वो कितार नजर आ जाए। माइकल ने बर्फ की एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो बैठे हुए ऊंट की शक्ल की ही थी।
ओके चीफ, जैक्सन बोला और दोनों खुश दिली से उस तरफ रवाना हो गए। ताउन करने वाले जवान थे। दूसरी तरफ ऑस्टिन ने लोगों को सूरत हाल से आगाह करके उन्हें मुत्तफिक कर लिया था। चुनाचे हर शख्स की जरूरत के मुताबिक उसे सामान फराम कर दिया गया। तकरीबन तमाम लोगों को गर्म लिबास, कंबल और खुराक मिल गई थी। अलबत्ता एडलर ने जो होश में आ गया था कोई चीज कबूल नहीं की थी और इस जगह से उठकर दूर जा बैठा था। ताहम हमें उम्मीद थी कि आखिरकार वो हम में आकर शामिल हो ही जाएगा। 2 कंबल और चंद गर्म कपड़े लेकर मैं उस लड़की के पास पहुंचा जिसने मुझसे मदद की दरख्वास्त की थी। लड़की ने दोनों चीजें शुक्रिया के साथ कबूल कर ली, फिर एकदम बोली, आप कुछ मसरूफ हैं जनाब? नहीं, कहिए, कोई खास बात? मैं तो सख्त मुश्किल में फंस गई हूँ, जिंदगी अजाब लग रही है, मेरी डैडी की हालत खराब है और मैं यहाँ सब एक ही सूरत हाल से दो चार है मिस। मैंने कहा, मेरा नाम मोरना वैलम है, मुझे अली कहते हैं। मैं ये सामान लेकर चल भी ना सकूंगी, क्या आप हमारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते? देखिए, आप लोग ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो फिर इतना करम करें। ठीक है मिस मोरना, जरूरत पड़ने पर आपका ये सामान मैं खुद उठा लूंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेहद शुक्रिया, मैं अगर जख्मी ना होती तो आपको ये जहमत ना देती। देखिए, मेरे पाँव में मोच है, टखना सूज गया है। उसने अपना पाँव सामने कर दिया। मुझे याद आ गया कि जहाज के पास से भी वो लंगड़ाती हुई आई थी। ओह, मुझे अफसोस है। बहरहाल आप मुतमिन रहें, मैं आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। वो शुक्रगुजार निगाहों से मुझे देखती रही थी। जैक्सन और फ्रेड ने कैबनों की कितार तलाश कर ली और उसके बाद उस तरफ का सफर शुरू हो गया। जख्मियों को स्ट्रेचरों पर लिटा लिया गया और तवाना लोगों ने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली। बर्फ के इस होलनाक वीराने में इंसानी हमदर्दी की ये रवश बेमिसाल थी। जख्मियों के दिल मुरझाए हुए थे। वो स्ट्रेचरों पर पड़े शायद कुछ सोच रहे थे कि कुछ देर बाद ये सही उसालम इंसान अपनी जिंदगी से तंग आ जाएंगे तो फिर इनकी तरफ तवज्जो कौन देगा। लेकिन क्या किया जा सकता था? कैबनों की उस कितार की यहाँ मौजूदगी समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त वो बड़ी नेमत मालूम हुए थे। उनमें से बाज कैबन काफी कुशादा थे, बाज छोटे और खस्ता हाल थे। कुशादा और मजबूत कैबनों को रिहाइश के लिए साफ कर लिया गया और जख्मियों को 2 बड़े कैबनों में मुंतकिल कर दिया गया। बाकी कैबन दूसरे लोगों ने ले लिए थे। लुइस को ऐसे वक्त में खूब सूझी। उसने एक बोसीदा कैबन को अपनी इस सलाख से तोड़ फोड़ डाला जो इस वक्त वाहिद हथियार की हैसियत रखती थी और फिर उसके तख्ते जमा करके एक जगह बांध लिए और उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी कैबनों पर टूट पड़े। और दर हकीकत बर्फ की खौफनाक सर्द रात में टूटे हुए कैबनों की इन लकड़ियों ने जिंदगी को हरारत बख्शी, वरना यकबस्ता हवाएं न जाने क्या हशर करती। मैंने मुरना वैलम को भी एक कैबन में पहुंचा दिया था जहां तकरीबन 15 अफराद मौजूद थे। उनमें 6 औरतें भी थीं। मुरना के बाप की हालत अब ठीक थी और वो कैबन की दीवार से टेक लगाए, कंबल पैरों पर डाले, खामोश बैठा हुआ था। उसकी आंखें गहरे गौर फिक्र में डूबी हुई महसूस होती थी। उन लोगों का जायजा लेकर मैं माइकल की जानिब वापस पलट रहा था कि मोना की आवाज उभरी, मिस्टर अली, और मैं रुक गया। क्या आप बहुत मसरूफ हैं? वो अपनी जगह से उठकर मेरे नजदीक आ गई। नहीं, कहिए, आपको मुझसे कोई काम है? मैं खुद को तनहा महसूस कर रही हूँ, किसी और से तारुफ भी नहीं। क्या यूं नहीं हो सकता कि आप यहाँ हमारे पास रहें? लफ्ज हमारे उसने एहतियात से इस्तेमाल किया था। मैं आपके पास खुशी से रहना पसंद करता हूँ मिस, लेकिन जिन हालात का हम लोग शिकार हो गए हैं उनसे निमटने के लिए आपस के सलाह मशवरे जरूरी हैं और उसके लिए मुझे उन लोगों के पास रुकना होगा। आप मुतमईन रहें, अगर उनसे फुर्सत मिली तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैंने मुलायमत से कहा। मुरना ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। यूं महसूस होता था जैसे इन तमाम लोगों में वो मुझे अपना समझ रही हो और बाकी सब लोग उसके लिए अजनबी हों। बहरकैफ मैंने उसके इस एहसास पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल आया। इन तमाम बातों से ज्यादा जरूरी माइकल, मैग और दूसरे लोगों के साथ आइंदा का प्रोग्राम बनाना था। कैबिन में माइकल, मैग, जैक्सन, फ्रेड, दोनों एयर होस्टेस और दूसरे चंद अफराद मौजूद थे। 3 आदमी जो अब तक हम में से ताउन करते रहे लेकिन जिनसे हमारा तारुफ नहीं हुआ था, दीवारों से पुश्त लगाए खामोश बैठे थे। माइकल ने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा और इस तरह अपने करीब बैठने के लिए जगह दी जो किसी से अपनाइयत का एहसास दिलाती है। मैं उसका शुक्रिया अदा करके उसके करीब बैठ गया। हम गौर कर रहे थे हालात पर। डायर के बारे में अभी तक मेरा ज़हन उलझनों का शिकार है। उसने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उसने जो कुछ किया और जितना कुछ मुझे मालूम है वो सब अजीब है। मैंने जवाब दिया, मैं तो अब भी यही समझता हूँ कि उस पर कोई दौरा पड़ा था। डायर मेरे और मैग के लिए अजनबी नहीं है, वो हमारे साथ काम करता रहा है और इससे कबल कभी उसके अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। फिर न जाने उसे क्या हुआ, माइकल ने कहा। मेरा ख्याल है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा था। मैग बोला, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप तफसील से उसके बारे में कुछ बताएं? मैंने माइकल को मुखातिब करके कहा। बस इस सिलसिले में और क्या तफसील हो सकती है मिस्टर अली? हम लोग हस्बे मामूल इस परवाज पर रवाना हुए थे। डायर हमेशा की तरह इस बार भी हमारे हमरा था। अचानक उस पर यह जुनून का दौरा पड़ गया
हालांकि वो बखूबी जानता था कि इन पहाड़ों में तंग सी पट्टी के ऊपर इतने बड़े त्यारे को उतारना मुमकिन नहीं, और अगर त्यारा तबाह हो गया तो ये सब के साथ वो भी मारा जाएगा। मगर उसने इसकी परवाह नहीं की, और हकीकत ये है कि अगर मैं उसके हुक्म की तामील ना करता तो वो मुझे गोली मारकर खुद ये त्यारा उतारने की कोशिश करता। हालांकि एक माहिर पायलट नहीं था वो, और नतीजा क्या निकलता, हम सब मारे जाते, डायर समेत। ये महज दीवानगी और पागलपन था और कुछ नहीं। नहीं मिस्टर माइकल, ये दीवानगी और पागलपन नहीं था। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया था। डायर को मालूम था कि इन बर्फानी पहाड़ों में फलाम मकाम पर त्यारे उतारने के लिए एक छोटा सा रनवे बना हुआ है, और वो आपको मजबूर करके उसी रनवे पर ले आया। आप हकीकत नहीं समझ रहे, इसके पस मंजर में और कोई भी बात है। हालांकि मेरा आप लोगों के साथ सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त गुजरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह हरकत बेसबब नहीं थी। मैंने कहा तो माइकल और मैग चौंक कर मुझे देखने लगे। मैग निचला होंठ दांतों में दबाकर पुरख्याल अंदाज में हिला रहा था, फिर आहिस्ता से बोला, अगर ये ख्याल दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये भी तस्लीम करना होगा कि डायर की हरकत के पस पुश्त कोई साजिश काम कर रही है। ओह, मुझे उसके वो अल्फाज याद आ रहे हैं मिस्टर अली, आप भी तो उस वक्त उसके पास ही मौजूद थे जब वो दम तोड़ रहा था। माइकल बोला, हाँ मैं वहां था। आपको उसके अल्फाज याद हैं? शायद उसने कहा था कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम्हें कत्ल कर देंगे, और शायद उसने ये भी कहा था कि वो उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने वादा किया है। 100% आपकी यादाश्त काबिल रश्क है। उसने यही अल्फाज अदा किए थे, माइकल ने कहा, और उसके बावजूद आप उसे सिर्फ ज़हनी तवाज़ुन की खराबी बताते हैं मिस्टर माइकल। फ्रेड ने गहरी सांस लेकर कहा। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो भी परेशानी से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरा दावा है कि त्यारा सोचे समझे मंसूबे के तहत अगवा किया है, और उसके पस पुश्त कुछ अहम लोग हैं, लेकिन त्यारे को इस तरह उतारने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है, इसका तजदिया करना। जैक्सन बोला, खुदा की पनाह, इसका मकसद है कि कुछ लोग बर्फ के वीरानों में पोशीदा हैं, उन्हें इल्म है कि त्यारा यहाँ पहुंच चुका है, और अब वो यकीनन इसकी तलाश में चल पड़े होंगे। माइकल खौफजदा लहजे में बोला, मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन क्यों, आखिर क्यों? मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल है। फ्रेड बोला, क्या? त्यारे का कोई मुसाफिर या चंद अफराद? इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी खास फर्द या अफराद के खिलाफ ये साजिश हुई हो और दूसरे लोग उसके साथ मुसीबत का शिकार हो गए हों। फ्रेड ने कहा। फ्रेड के अल्फाज ने सबके चेहरों पर परेशानी के नकूश और गहरे कर दिए। इन अल्फाज से मेरे ज़हन में बिजली सी कूद गई। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर हिजान पैदा हो गया। वो शख्स जिसके खिलाफ साजिश की गई है वही तो नहीं जिसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुझ पर थी। न जाने क्यों ज़हन के हर गोशे में ये ख्याल फैल गया और मेरे बदन में अजीब सी इंठन होने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाल लिया और उन लोगों की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जा हो गया। जैक्सन कह रहा था, इसका मतलब है कि हमें अभी मजीद हादसात के लिए तैयार रहना चाहिए। बर्फ का ये वराना तो अभी न जाने कितने हादसात का बायस बनेगा, लेकिन हमें कुछ खतरनाक लोगों के वजूद का भी ख्याल रखना होगा। फ्रेड बोला, यकीनन, और हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त भी नहीं रखते। माइकल ने कहा। कैबिन में मौत की सी खामोशी छा गई। सब सोच में डूब गए थे। मेरी ज़हनी कैफियत अजीब हो रही थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो शख्स जिंदा भी है या नहीं। मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने खुद को अपने असली नाम से रोशनास करा के गलती की है। अगर ये सारा मामला वही निकला तो मैं मुश्किलात का शिकार हो जाऊंगा। वो लोग बातें करते रहे। मैंने उसके बाद उनकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया। दफातन फ्रेड ने कहा, क्या मेरी तरह आप लोग भी एक तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं? ओह, मेरा ख्याल था कि ये घुटन खुद मुझे ही महसूस हो रही है। जैक्सन ने कहा, दरअसल ये बुलंदी पर होने की वजह से है। बुलंदी पर चूंकि हवा लतीफ होती है और इसमें दबाव ज्यादा नहीं होता, इसलिए हमारे फेफड़े सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। लेकिन शुक्र है हम इस बोझ को बासानी बर्दाश्त कर रहे हैं। अलबत्ता सुबह को हमें नीचे की जानिब सफर शुरू कर देना चाहिए ताकि ज्यादा अरसे फेफड़े दबाव में ना रहें। माइकल ने कहा, बेहतर यही है कि सुबह को हम नीचे की तरफ सफर शुरू कर दें, वरना ये बुलंदियां तो यूं भी हमारी जिंदगी की गाहक बन सकती हैं। सफर की इब्तदा तो की जाए, उसके बाद हालात हमारी तकदीर का जो भी फैसला करें। फ्रेड ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं अपनी जगह से उठ गया था। माइकल ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, कहाँ मिस्टर अली? कैबिन के बाहर शदीद सर्दी है। हाँ यकीनन, मैं दूसरे कैबिन में जा रहा हूँ जहाँ मेरा साथी लुइस है। मैंने कहा, ओह बेहतर, माइकल बोला और मैं वहां से बाहर निकल आया। लुइस तीसरे ही कैबिन में था, लेकिन चूंकि मैं मोरना से वादा कर चुका था इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं उस कैबिन में दाखिल हो गया। गर्म कैबिन से बाहर निकलते ही शदीद सर्दी ने कपकपी पैदा कर दी थी। मैंने जल्दी से उस कैबिन में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। मोरना जाग रही थी। कैबिन में तकरीबन तमाम लोग ही जाग रहे थे। ये दूसरी बात है कि वो दम साधे खामोश पड़े मुस्तकबिल की फिक्र में गर्क थे। मुरना का बाप भी आंखें बंद किए हुए नीचे जमीन पर दराज था। मुरना की आंखों में अलबत्ता मुझे देखकर चमक पैदा हो गई थी। उसने जल्दी से मेरे लिए अपने करीब जगह बना ली
और मैं वहां जा बैठा। शुक्रिया मिस्टर अली, उसने आहिस्ता से कहा। आपके डैडी सो गए? मैंने मोरना से सवाल किया। मोरना ने एक गहरी सांस लेकर फिक्रमंद निगाहों से नीचे लेटे हुए शख्स को देखा और फिर मेरी जानिब देखने लगी। मैं महसूस कर रही हूँ कि मिस्टर हाइकर ज़हनी तौर पर शदीद मुतासर हुए हैं। उनकी गुफ्तगू बेरब्त है और वो कुछ खोए खोए से हैं। आम दिनों में वो काफी बातूनी आदमी थे, बेहद खुश मिजाज थे, लेकिन हादसे के बाद से अब तक मैं उन्हें एक भी कायदे की बात करते नहीं सुना। मिस्टर हाइकर? मैंने सवालिया निगाहों से मोरना को देखा। हाँ, इसका नाम मिस्टर हाइकर ही है, वो पुरइसरार अंदाज में बोली। बास? एक बार फिर मैं चौंक कर बोला। हाँ, मिस्टर हाइकर मेरे बास हैं, मोरना ने जवाब दिया। ओह, गोया ये तुम्हारे डैडी नहीं है? नहीं, मोरना आहिस्ता से बोली। लेकिन तुमने तो कहा था मोरना के। हाँ मिस्टर अली, हम लोग बाप बेटी की हैसियत से ही सफर कर रहे थे। मिस्टर हाइकर के जानने वाले इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं, लेकिन हम दोनों एंडरसन और सोलिटर एंडरसन की हैसियत से इस जहाज में सवार हुए थे, सिर्फ इसलिए कि मिस्टर हाइकर की असल शख्सियत किसी को मालूम ना हो सके। मोरना ने जवाब दिया और मेरे जहन में फिर पुरइसरार सरगोशियां उभरने लगीं। इसकी जरूरत क्यों पेश आई मिस मोरना? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। मोरना खामोश होकर खिला में घूरने लगी, फिर उसी अंदाज में देखती हुई बोली, न जाने क्यों एकदम से मुझे यूं महसूस होने लगा है मिस्टर अली कि हजारों फुट की बुलंदियों पर जहाज की इस हादसे से जिंदा बच जाने के बावजूद हम गैर महफूज हैं और बिलाखिर हमारा इख्तिताम भी मौत ही है। मैं खुद को शदीद बददिल महसूस कर रही हूँ। आप इसे बददिली करार ना दें, बस मेरी अपनी कैफियत भी ऐसी ही है। क्या आप इस बात का यकीन करेंगे मिस्टर अली कि जब मैं कोई गैर मामूली बात महसूस करती हूँ तो वो गलत नहीं निकलती? आपको इस कदर बददिल नहीं होना चाहिए मिस मोरना। बहुत से लोग यहाँ हैं, आप तो मुझे आम लोगों से बहादुर महसूस होती हैं। नहीं, मैं आम लोगों से बहादुर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में बहादुरी का कोई काम नहीं किया। बस मैं मिस्टर हाइकर की सेक्रेटरी हूँ, इनके साथ ही रही हूँ। मेरे वालिदैन बचपन ही में मर चुके थे, खासी परेशान कुन जिंदगी गुजर रही थी। फिर मिस्टर हाइकर की मुलाजमत मिल गई और उन्होंने मुझे खासी बाइज्जत जिंदगी मुहैया कर दी। आप यकीन करें मिस्टर अली कि जिंदगी में बहुत कम साथी हैं मेरे, और कोई भी मेरे इस कदर करीब नहीं हो सका। मैं अपनी जिंदगी में कोई तगैयर महसूस करती, लेकिन दिल चाहता है कि मौत से पहले कुछ और तो देखूं, कुछ और कैफियत तो महसूस करूं। मुमकिन है आप मेरे बारे में कोई गलत राय कायम करें, ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहों में दर हकीकत मायूसी के साये नजर आ रहे थे। बज़ाहिर वो कोई गलत लड़की नहीं मालूम होती थी, ताहम उसने मिस्टर हाइकर के बारे में जो कुछ बताया था वो मेरे लिए बेहद सनसनीखेज था। क्या हाइकर ही वो शख्सियत तो नहीं था जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे भेजा गया है? इम्कान हो सकता था इस बात का, और इसके लिए मोरना को खरीदना जरूरी था। चुनाचे मैंने अपने होंठों पर एक दिल लवेज मुस्कुराहट पैदा की। मिस मोरना, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। आपकी शख्सियत दर हकीकत ऐसी है कि कोई भी शख्स आपका गर्विदा हो सकता है। आप बहुत खूबियों के मालिक हैं। आप जिंदा रहेंगी, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और आज़ाद दुनिया में पहुँचने के बाद अगर आप मुझे अपने दिल में जगह दें तो मैं उसे अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करूँगा। मेरे अल्फाज से मुतासिर होकर मोरना ने मुझे ममनूनियत से देखा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर उसने पूछा, तुम लोग बैरूत से सवार हुए थे? हाँ। स्पेन जा रहे थे? मैंने पूछा। हाँ, वो बोली। कोई खास बात थी? शायद। क्या मतलब? क्या ये बात तुम वसूख से नहीं कह सकती? हाँ, वसूख से तो नहीं कह सकती अली। मिस्टर हाइकर एक अहम शख्सियत के मालिक हैं। बहुत से ममालिक में उनकी अपनी एक हैसियत है। इस बार न जाने किस मकसद के तहत वो स्पेन का सफर कर रहे थे। उन्होंने खुद को बिल्कुल पोशीदा रखा था। मुझे भी हिदायत की थी कि मैं अपनी जात से किसी को रोशनास ना कराऊं। इस तरह मेरा अंदाजा है कि मिस्टर हाइकर किसी खास मुहिम पर जा रहे थे। ओह, इनकी सियासी हैसियत क्या है? बस एक बहुत बड़े सनतकार हैं और बेशुमार ममालिक में इनके कारोबार फैले हुए हैं। कई ममालिक के सरबराहान भी इनके ताल्लुकात में हैं। बस मुझे एक हद तक इनके बारे में मालूमात हासिल हैं। मैं उनके खास अमूर में उनकी सेक्रेटरी हूँ। आप शायद यकीन ना करें मिस्टर अली कि इनकी सेक्रेटरियों की तादाद 20 है। इन 20 सेक्रेटरियों में से कोई भी ये नहीं कह सकती कि वो मिस्टर हाइकर के बारे में मुकम्मल मालूमात रखती हैं या मिस्टर हाइकर के मामलात से मुकम्मल वाकफियत रखती हैं। मिस्टर हाइकर जिस मामले में ज़रूरी समझते हैं किसी भी सेक्रेटरी को साथ ले लेते हैं, लेकिन तफसीलात बताए बगैर। हमें सिर्फ वही मालूम होता है जो मिस्टर हाइकर हमसे चाहते हैं। ओह, तो आप लोग स्पेन जा रहे थे? मैंने जैसे खुद से कहा। कोई खास बात है अली? नहीं, मैं तो बस यूं ही सवालात कर रहा था। मुझे हैरत है, बड़े अजीब वाकयात बताए हैं तुमने मोरना। मैंने जवाब दिया। मेरा दिल अंदर से चीख चीख कर कह रहा था कि मिस्टर हाइकर वो ही पुरइसरार शख्सियत है जिसकी मुझे स्पेन में हिफाजत करना थी। मैं नहीं जानता था कि तंजीम के अफराद अब स्पेन में मेरे और मिस्टर हाइकर के बारे में क्या सोच रहे होंगे। यकीनी तौर पर वो वक्त गुजर चुका है जब त्यारे को स्पेन पहुंच जाना था।
अब इसकी तबाही का ऐलान हो चुका होगा। मुमकिन है इमदादी पार्टियां भी रवाना हो चुकी हों और यह भी मुमकिन था कि हमें इन बुलंदियों पर देख लिया जाए। लेकिन इस तरह क्या इमदादी पार्टियां हमें देखकर कुछ मदद कर सकती हैं? क्या इस छोटे से रनवे पर कोई त्यारा भी उतरने की कोशिश कर सकता है? मुमकिन है हेलीकॉप्टर हमारी मदद को आ जाए। ओह, माइकल ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? ये बात उसे समझाई जानी चाहिए। मैंने उठकर माइकल के पास जाना चाहा, लेकिन ये सोचकर कि बाहर सर्दी ज्यादा है, माइकल भी कंबल में दुबका हो रहा होगा। मैंने कैबिन से बाहर जाने का इरादा बदल दिया और उसके साथ बातचीत को सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया। मुरना का शायद मुझसे बातचीत करके दिल हल्का हो गया था। वो सो गई थी, मैं भी ऊँघने लगा और फिर न जाने कब आंख लग गई। रात का तीसरा पहर तक मुरना ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। सामने ही माइकल और दूसरे लोग नजर आ रहे थे। माइकल ने मुझे जागता देखकर कहा, हमें फौरन सफर शुरू कर देना चाहिए मिस्टर अली। 3 अफराद की हालत बिगड़ चुकी है और 2 जख्मी मौत का शिकार हो चुके हैं। मैं उछलकर खड़ा हो गया। क्या वाकई? हाँ। रात को तो तुम सोते रहे होगे माइकल? मैंने पूछा। हाँ, क्यों? मेरा मकसद है, क्या इमदादी पार्टियां हमारी तलाश में नहीं आएंगी? ओह नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं है। क्यों? यहाँ की बर्फ पोश चोटियां अमूमन गुजरगाह नहीं होती और त्यारों से उन्हें बासानी नहीं देखा जा सकता। मुमकिन है उन लोगों को जहाज की तबाही की सिमत का पता न चल सके और हम इमदादी पार्टियों के इंतजार में यहाँ मौत से हमकनार हो जाएं। माइकल का कहना भी दुरुस्त था। मैंने इस सिलसिले में उनसे बहस करना मुनासिब न समझा। अलबत्ता लोइस को मैंने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि मिस्टर हाइकर और उनकी सेक्रेटरी मोरना का खास ख्याल रखा जाए और किसी भी जरूरत पर इनकी भरपूर मदद की जाए। लोइस आंखें बंद करके बात मानने का आदी था। उसने ये सवाल भी न किया कि मैं उसे यह हदायत क्यों दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं माइकल के साथ मिलकर सफर का जायजा लेने लगा। उसने चंद लोगों को इस बात के लिए आमादा कर लिया था कि वो जख्मियों को स्ट्रेचरों को लेकर नीचे उतरे। कुछ शरीफ उल तबा लोग थे, इसलिए तैयार हो गए। एडलर से भी बात की गई। उसने नफरत से नाक चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ और ना ही किसी के बाप का नौकर हूँ। माइकल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। बहर सूरत एडलर उसके बाद हमारे साथ ही लगा रहा। वो सबसे अलग थलग था। एक स्ट्रेचर पर पड़े हुए जख्मी को मैंने और फ्रेड ने संभाल लिया था। माइकल ने भी एक जख्मी को उठा रखा था। इस तरह हम लोग उन कैबिनों से हटकर इस गैर कुदरती सड़क पर आ गए जिसे हमने सुबह ही को देखा था। माइकल रास्ते में उस जगह के बारे में तबसरा करने लगा। मेरा दावा है अली, ये छोटा सा रनवे है और ये बोसीदा कैबिन दूसरी जंगे अजीम की निशानियां हैं। यकीनी तौर पर जर्मनों या इत्तेहादियों ने इस पहाड़ी मकाम पर हंगामी हालात में त्यारा उतारने के लिए ये छोटा सा रनवे बनाया होगा और उसके कुछ फासले पर कैबिनों की ये कितार जाहिर करती है कि उन्हें आर्जी पनागाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा, या फिर ये मुमकिन है कि रनवे के मुहाफिज और कुछ दूसरे अफराद ने अपने रहने के लिए ये कैबिन तामीर किए हों। चूंकि सर्दी से बचाव का कुछ और बंदोबस्त नहीं है। वो तो ठीक है मिस्टर माइकल, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ इन वैरानों में और कौन लोग रहते हैं? फ्रेड ने सवाल किया। क्या कहा जा सकता है इस बारे में जब तक ये अंदाजा ना हो जाए कि वो शख्सियत जिसके लिए ये सारा ड्रामा किया गया है कौन है, जिंदा है या मरने वालों में शामिल थी। मैं तो कहता हूँ कि वो लोग जल्दी ही हम तक पहुँच जाएं तो बेहतर है। कम अज कम हम इनसे ये तो कह सकें कि बाकी बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश क्यों की गई, माइकल ने कहा और चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। सड़क जिस पर हम उतर रहे थे बराए नाम एक छोटा सा रास्ता था। थोड़े थोड़े फासले पर बेशुमार मोड़ थे और हमें यकीन था कि ये सड़क बनाने के लिए खास तगदो की गई होगी। यकीनी तौर पर दरमियान में चट्टानें भी होंगी जो डायनामाइट से उड़ाई गई होंगी। सड़क बहुत तंग और खुरदरी थी, इतनी तंग कि बमुश्किल एक वक्त में एक कार गुजर सकती थी। अलबत्ता थोड़े थोड़े फासले के बाद ऐसी जगह आती थी जहां 2 गाड़ियों के एक दूसरे के करीब से गुजरने की गुंजाइश रह गई थी। लोग आपस में बातें करते चले जा रहे थे कि दफतन मेरी निगाह एक जगह जम गई। सड़क पर जमी हुई हल्की हल्की बर्फ के ऊपर एक ट्रक के टायर का ताज़ा निशान दिखाई दे रहा था। मैंने माइकल को उस निशान की जानिब मुतवज्जा किया और वो भी चौंक गया। यकीनन यहाँ से कुछ देर कबल ये ट्रक गुजरा है। उसने कहा, कुछ देर कबल क्यों? मुमकिन है ये पुराना निशान हो। मैक बोला, नहीं, ये बिल्कुल ताज़ा है। मुझे इसलिए यकीन है कि जिस पट्टी पर मैंने त्यारा उतारा था वहां बर्फ नहीं थी। तुम उसका क्या जवाब पेश करते हो? ओह, मैं चौंक पड़ा। वाकई ये तो काबिले गौर बात है, लेकिन इसे सिर्फ तुम समझ सकते हो। मैग ने कहा, नहीं, तुम भी समझ सकते हो। जैसा कि तुमने कहा था कि तुमने जहाज की खिड़कियों से बर्फ की जमीन को देखा था और अंदर की सूरत हाल का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन तुमने गौर नहीं किया कि इस पट्टी पर से बर्फ साफ की गई है ताकि त्यारा उतारने वाले को ये पट्टी नजर आ जाए। इस बात का सबूत यूं भी मिलता है कि पट्टी की दाईं बाईं बर्फ बदस्तूर जमी हुई थी।
मैं गौर करता रहा, फिर उसने कहा हाँ याद आया, लेकिन उस वक्त ऐसी हैजानी कैफियत थी कि मैंने इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी थी। ओह मेरे खुदा, अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि कुर्बा जवार में कुछ लोग मौजूद हैं और हमारे तमाम इकदामात पर निगाह रख रहे हैं, उन्हें हमारा इंतजार है। यकीनन उन्होंने ही पट्टी से बर्फ साफ की होगी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कहाँ हैं? अगर यहीं कहीं हैं तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? उन्हें किस बात का इंतजार है? जैक्सन ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कहा। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। हम सब खामोशी से चलते रहे। मेरे स्ट्रेचर पर पड़े हुए जख्मी ने आहिस्ता से मुझे आवाज दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। ये वही शख्स था जो सबसे बाद में तैयारे से बरामद हुआ था और जिसकी जिंदगी इत्तफाक से उस वक्त बच गई थी जब तैयारा तबाह होने में चंद लम्हात रह गए थे। क्या बात है? मैंने उसे देखते हुए सवाल किया। जनाबे अली, मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यूं भी मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं पैदल चलूँ, किसी और को यह स्ट्रेचर दे दिया जाए। उसने कहा, लेकिन आपके जख्म? मैंने उस शख्स के जज्बे को सराहते हुए कहा, नहीं जनाब, मेरे जख्म बेहतर है। क्या आप स्ट्रेचर नीचे रखकर मुझे उतरने की इजाजत देंगे? वो बोला, जरूर, मैंने कहा और फ्रेड को इशारा किया। जख्मी स्ट्रेचर से नीचे उतर आया। मैंने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, इसके बावजूद अगर आप महसूस करें कि नहीं चल सकते तो बिला तकलीफ हमसे कह दें। बहुत बहुत शुक्रिया, वो आहिस्ता से बोला। तकरीबन 1 मील चलने के बाद हमारे ये काफिला थोड़ी देर आराम करने को सड़क के किनारे रुक गया। माइकल और मैग एक साफ सी जगह देखकर बराबर बराबर लेट गए। दोनों एयर होस्टेस, जो बेचारी अब तक बिल्कुल खामोश रही थी और जिनके चेहरों से मुसलसल खौफ और दहशत के आसार झलकते थे, उनके नजदीक ही बैठ गई। मैंने इस मौके से फायदा उठाया और मुरना के पास पहुंच गया, जो अपने बाज के नजदीक बैठी हुई थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी, वो किसी गहरी सोच में गुम थी। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने सर उठाया और उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा। किस बात का मुरना? मैंने उसके नजदीक बैठकर कहा। इसका कि तुमने मुझे फरामोश नहीं किया और फुर्सत मिलते ही मेरे पास आ गए। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मोरना कि अगर तकदीर ने हमें जिंदगी बख्शी तो मैं तुम्हारा साथ निहायत खुशगवार महसूस करूंगा। मोरना ने कोई जवाब ना दिया। तब मैंने मिस्टर हाइकर की जानिब देखा। मिस्टर हाइकर, कैसी तबीयत है आपकी? हाइकर खाली खाली निगाहों से मेरी जानिब देखने लगा। यूं महसूस होता था जैसे वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा हो। मैं आहिस्ता से उसकी जानिब झुका और धीमे लहजे में बोला, मेरा नाम अली है मिस्टर हाइकर। मुमकिन है इससे कबल आप ये नाम सुन चुके हों, किसी ने आपको इस नाम के बारे में बताया हो। क्या आप ज़हन पर जोर देना पसंद करेंगे? हाइकर ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर खाली खाली निगाहों से मुझे देखता रहा। मुमकिन है वेनिस में हमारी मुलाकात होने वाली हो। आप भी तो वेनिस ही जा रहे थे ना? मैंने हाइकर के चेहरे पर निगाह जमाई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के उजलात में कोई तब्दीली पैदा ना हुई और मुझे किसी कदर मायूसी का सामना करना पड़ा। मैंने दोबारा उससे कहा, इसके बावजूद मिस्टर हाइकर, क्या आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया? अगर आप जरूरत महसूस करें तो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आपके साथ ही हूँ। क्या बातें कर रही हो अली? मैं मिस्टर हाइकर को अच्छी तरह चेक कर चुकी हूँ। वो यकीनी तौर पर इस हादसे से शदीद मुतासिर हुए हैं। कोई बात नहीं करते, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोले। इस बार मोरना भी मेरी सरगोशी नहीं सुन पाई थी। मैं सीधा होकर बैठ गया। मोरना में जायजा ले रहा था इस बात का कि मिस्टर हाइकर की ज़हनी कैफियत क्या है। वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनके लिए सख्त रंजीदा हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हम सब पर अपनी अपनी जिंदगियां ही बारी हैं। हम किसी के लिए क्या सोचें? नहीं मोरना, हमें अभी मायूस नहीं होना चाहिए। देखो हालात कौन सी करवट बदलते हैं। तुम्हें जिंदगी की उम्मीद है अली? हाँ मोरना, ये इतना आसान नहीं होगा। मुमकिन है हम में से कुछ खुश नसीब बच जाएं, लेकिन वो कौन होंगे और किस तरह बचेंगे, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मोरना के लहजे में मायूसी थी। मेरा मजहब दूसरा है मोरना, हम लोग कभी मायूस नहीं होते। तुम मुस्लिम हो ना अली? हाँ, मैंने जवाब दिया और मोरना गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। उसके बाद हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मैं मोरना के पास से हट गया। कुछ देर की तनाई मिली तो मेरा जहन अपनी उस मुहिम में खो गया। अब कोई इम्कान नहीं रहा था। बर्फ के ये वराने नई कहानियां तख्लीक कर रहे थे और पुरानी कहानियां इनमें खो गई थी। मिस्टर हाइकर पर मुझे शक था और मोरना की गुफ्तगू से भी मिस्टर हाइकर की एक पुरस्रार शख्सियत उभरी थी। लेकिन मिस्टर हाइकर की कैफियत, अगर ये वही थे तब भी अब सूरत हाल बदल गई थी। सिर्फ एक मुहिम सी उम्मीद पर तो किसी के लिए इतना कुछ नहीं किया जा सकता था। यहाँ तो सब भी मदद के काबिल थे। ज़हन किसी कदर परेशानी का शिकार हो गया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि जाहिर है मैं किसी तफरीह दौरे पर तो नहीं निकला। पहली मुहिम में भी जान की बाजी लगाई थी। हालात किसी के ताबे तो नहीं होते। यही सब कुछ करना था क्योंकि खुद को इसके लिए वक्फ कर दिया था। इस तरह किसी दिन जिंदगी मौत के सपुर्द हो जाएगी। इन हालात में मुझसे ज्यादा दलेर तो किसी को नहीं होना चाहिए। अपने ये एहसास ने मुझे तकवीयत बख्शी और इरादों को इस्तेहकाम मिला और दिल की कमजोरी किसी कदर कम महसूस हुई। लुइस पर निगाह पड़ी। उसके चेहरे पर छाई हुई बेफिक्री बहुत दिलचस्प महसूस हुई। दिल चाहा कि उससे कुछ बातें करूं।
हेलो लुइस, मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा। लुइस के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हेलो मास्टर, बहुत पुरसकून हो। हाँ मास्टर, ये मनाजर बहुत दिलकश है। मैंने इससे कबल बर्फानी इलाके नहीं देखे थे। जिंदगी और मौत की ये कशमकश तुम्हें दिलकश महसूस हो रही है? मैंने हैरत से कहा। जिंदगी मौत, लुइस ने मजाक के अंदाज में कहा। ये दोनों लफ्ज इतनी बार मेरे सामने आ चुके हैं मास्टर कि अब इनकी कोई हकीकत नहीं रही। मेरी निगाह में मौत बहुत आसानी से आ जाती है, कहीं भी किसी भी वक्त। और जिंदगी, लुइस हंसने लगा। फलसफी बन गया है तू। हर दी रू फलसफी या चीफ बशर्तिया के खुद पर गौर करे। लोग गौर नहीं करते। वैसे ये मिस्टर रैमसन तुम्हारे बारे में बड़े तजस्सुस के शिकार हैं। मिस्टर रैमसन? हाँ, नहायत खुश इखलाक और हरीम तबे इंसान है। मगर हैं कौन? वही मास्टर जो सबसे बाद में जख्मी हालत में त्यारे से बरामद हुए थे और जिन्होंने स्ट्रेचर पर लेटने से इनकार कर दिया था। लुइस ने जवाब दिया। मेरे ज़हन में भी दिलचस्पी और तजस्सुस की एक लहर दौड़ गई। मैंने दसदीदा निगाहों से रैक्सन को देखा जो इस वक्त एडलर से बातें कर रहा था। क्या तजस्सुस था उन्हें मेरे बारे में? मैंने लुइस से सवाल किया। मेरे और तुम्हारे दरमियान ताल्लुक को पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? यही कि मिस्टर अली से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया कि हमारे दरमियान गहरी दोस्ती है। तो फिर दूसरे सवालात करने लगे। वेंस जाने का मकसद दरियाफ्त किया और बड़ी देर तक तुम्हारे बारे में बातें करते रहे कि तुम्हारा ताल्लुक कौन से मुल्क से है, बैरूत में तुम्हारा क्या कारोबार है, कितने अरसे से वहां रहते हो, वगैरह वगैरह। ये तो आम सी बातें हैं लुइस, जो कोई भी अजनबी एक दूसरे से कर सकता है। तुम्हें इसमें ऐसी कौन सी बात महसूस हुई जो तुमने मुझसे इनका जिक्र किया? मैंने कहा ना मास्टर, इनके अंदाज में तजस्सुस था, जैसे वो तुम्हारी अंदरूनी शख्सियत का पता चलाना चाहते हो। हूँ, खैरियत, कोई बात नहीं। लुइस की बात पर मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन दौरान सफर एक बार रैक्सन की कुर्बत हासिल हो गई। मुझे देखकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। हेलो मिस्टर अली। हेलो, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। क्या दिलचस्प मरहला है। हम इसे किस्मत का खेल कह सकते हैं। एक दिन पहले अगर इन बदनसीबों को कोई बताता कि इन पर क्या बीतने वाली है तो कौन यकीन करता, लेकिन अब उन्हें देखकर दुख होता है। हाँ, तकदीर के खेल दिलचस्प होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर रैक्सन? पानियों की सरजमीन वेंस में। ओह, मैं भी वहीं जा रहा था, मुझे इल्म है, मिस्टर रैक्सन ने कहा। क्या मतलब? मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा। तुम्हारे दोस्त मिस्टर लुइस से इस सिलसिले में बात हो चुकी है, रैक्सन ने फौरन जवाब दिया। ओह अच्छा, वैसे आप किसी खास मकसद के तहत वेनिस जा रहे थे? हाँ, अफसोस के बाद औकात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हम गैर मुतवक्के तौर पर अपनी शख्सियत खो बैठते हैं। जो भी मिशन था, अब मैं उसके बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ। हाँ, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं अपने मकासद पूरे कर लूंगा। मैं पुरख्याल निगाहों से रैक्सन को देखता रहा था। फिर मैंने खुद के बारे में सोचा, क्या अहमकाना बात है कि मैं हर शख्स को अजीब निगाहों से देखने लगता हूँ, उसके बारे में तजस्सुस करने लगता हूँ। मुझे वेनिस पहुंचकर तंजीम के मकासद की तकमील करना था, लेकिन अब दरमियान में जो कुछ हो गया था उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। जैसा कि हालात और शवाहद से जाहिर होता था, ये सारी साजिश मेरे और उस शख्स के खिलाफ ही हो सकती थी। अगर ऐसा था तो फिर वाकयात माहौल बदलने में देर नहीं लगनी चाहिए थी। चुनांचे अब मैं बस इस तजस्सुस का शिकार था। जूं जूं हम नीचे उतरते जा रहे थे, हमारी जिस्मानी हालत बेहतर होती जा रही थी। इसी दौरान में इस काफिले ने 3 बार क़याम किया था। बैल खाते पहाड़ों पर और कोई ऐसा निशान नजर नहीं आया था जिसे देखकर ये एहसास होता कि कुर्बो जवार में कोई मौजूद है। चौथी मर्तबा आराम करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो दफातन पहाड़ों से गोलियां बरसने लगी। लातादाद गोलियां सनसनाती हुई हमारे सरों से गुजर गई थी और तमाम मुसाफिर दम बखुद रह गए थे। एक लम्हे के लिए किसी की समझ में ना आया कि क्या हो गया और ये आवाजें कैसी हैं, लेकिन दूसरे लम्हे माइकल ने चीख कर लोगों से एक बड़ी चट्टान की आड़ में हो जाने के लिए कहा और सहमे हुए दहशतज़दा मुसाफिर चट्टान की आड़ की तरफ दौड़ पड़े।